अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है। गुज़िश्ता रोज ईद के पहले रोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से एक एलामिया जारी किया गया। ये सामने आप देख सकते हैं। इस एलामिया को ट्वीट भी किया गया। ये एलामिया मैं जरा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि इसमें असल खबर क्या है। इस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ आला हुकूमती, आईनी और सियासी शख्सियात से टेलीफोनिक रब्ता किया और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि जी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज सदर ममलिकत, गवर्नर पंजाब, गवर्नर बलोचिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से अलहदा अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू की और ईद की मुबारकबाद दी। आगे उन्होंने लिखा जी कि इसके अलावा अब्दुल अलीम खान, इस्तेकाम पार्टी, खालिद मक्सी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, आफ्ताब शेरपाओ को कौमी अवामी पार्टी से भी टेलीफोन पर रब्ता किया गया और ईद की मुबारकबाद दी गई। वज़ीर आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली का एक तरह से गहवारा बनाए और पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाए। ये सारी दुआ भी की गई और गुफ्तगू के दौरान मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। अब वज़ीर आज़म साहब ने तमाम वज़राए आला को टेलीफोन किए, उनको ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन वो वज़ीर आला जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, सोहेल आफरीदी, और जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उसको टेलीफोन नहीं किया गया। गालिबन मेरे ख्याल में इस वक्त सोहेल आफरीदी पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मैंडेट वाला वज़ीर आला है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुल्क के तमाम वज़रा आला से बात की, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से बात की, तो सोहेल आफरीदी को भी मुबारकबाद दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं उसकी क्या वजह है। हो सकता है कि सोहेल आफरीदी साहब का टेलीफोन बिजी हो, मैं भी, और उधर शायद मतलूबा सहूलत ना मौजूद हो उस वक्त उनके टेलीफोन के ऊपर उन्होंने कॉल की हो और सीधा जो है वो आगे से टोन आ रही हो या आगे से ये पैगाम आ रहा हो कि फिलहाल मतलूबा नंबर से रब्ता मुमकिन नहीं है। तो शायद यही वजह होगी। अदरवाइज ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सरबराह जो है, जो पूरी एक तरह से हुकूमत का सरबराह है, वफाकी हुकूमत का, वो बाकी सबसे टेलीफोन पे बात कर रहा है, लेकिन एक सूबे के जो वज़ीर आला है उससे वो बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब दुनिया में मुख्तलिफ जो सूबे होते हैं वहां पे मुख्तलिफ हुकूमतें होती हैं। अक्सर सेंटर में किसी और की हुकूमत होती है, बहुत ज्यादा मुखालफत भी होती है, लेकिन ये सारी चीजें चलती रहती हैं, स्पेशली जब इस लेवल के ऊपर आपने एक रियासती मैसेज देना हो। ये सामने आप देख सकते हैं, गुज़िश्ता रोज ही हमने देखा कि मोदी की और विजय की भी मुलाकात हो गई। अब मोदी के लिए विजय जो है किसी जिसे डरावने ख्वाब से मुख्तलिफ नहीं है। जैसे उसने नई पार्टी बनाई, जैसे उसने वहां पे इक्तदार हासिल किया, बीजेपी को तो बड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसके पास अवामी मैंडेट है तो मोदी ने उससे मुलाकात भी की और सारी वो गपशप भी हुई और जो भी आपकी प्लेजेंट्री होती हैं वो भी एक्सचेंज की गई और जो भी सियासी अमूर होते हैं और जो भी मुल्की अमूर होते हैं उस पर बातचीत भी हुई। तो मुझे देख के स्पेशली जब ये एलामिया जारी किया गया और उसमें ये सारी चीजें लिखी गई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का नाम नहीं था, तो वल्लाह आलम उसकी क्या वजह बनी, लेकिन मेरे लिए ये चीज काफी ज्यादा बाइसे हैरत है। अच्छा, दूसरा, कल हम देखते रहे कि ईद का पहला दिन था और मुख्तलिफ खबरें आती रही और अक्सर मैं मीडिया चैनल्स के ऊपर देखता रहा कि सुथरा पंजाब के लोगों ने ये कर लिया, सुथरा पंजाब के लोगों ने वहां से जाके चीजें उठा ली। भाई, सफाई तो सारे सूबों में हो रही थी और सारे सूबों के अंदर जो है इस किस्म की खबर बन सकती थी, लेकिन पंजाब को कोई ज्यादा जो है फॉर सम रीजन इंपॉर्टेंस दी जाती है। शायद वहां पे आबादी ज्यादा है, ये वजह है। और ये सामने आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि मरियम बीबी की तस्वीर भी नजर आ रही थी, मीडिया पे कवरेज हो रही थी। वैसे तो पेशावर के अंदर भी, दीगर जगहों पे भी जो सारी अलाइशें वगैरह उठानी थी उनका बड़ा जबरदस्त इंतजाम था। बल्कि सीनियर सहाफी हैं मोहम्मद फहीम साहब, उन्होंने ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन पेशावर का आंखों देखा हाल अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे बेहतरीन इंतजाम है, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल ने उसको कवर नहीं किया। ना ही उन्होंने कोयटा का कोई इस तरह कवर किया, ना ही किसी और जगह का कोई इस तरह कवर किया गया। कुछ ज्यादा मुझे खबर उस तरह नजर नहीं आई, लेकिन सुथरा पंजाब की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, वही सुथरा पंजाब वाले जिनको कभी तनख्वाही नहीं मिलती और वो तनख्वाहों के ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं और वो जो है मीडिया उसको रिपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, अब काम करें तो ऑब्वियसली काम तनख्वाह के लिए किया जाता है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है
मियां दाऊद सीनियर एडवोकेट हैं और आपको पता है कि मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस गया उसमें मियां दाऊद एडवोकेट हैं वही पेश हुए और वो सारा फिर जो मामला चला और मुज़ाहिर नकवी साहब को अपने एक तरह से ओहदे से हाथ धोना पड़ा। तो और उसके साथ साथ मियां दाऊद जो है वो इमरान खान के ऊपर जिस शख्स ने गोलियां चलाई थी मुबैना तौर पर उसके वकील भी हैं, सीनियर कानूनदान है। तो ये ट्वीट उन्होंने की हुई है, सामने आप देख सकते हैं, जिसमें वो हुकूमत को बेहिस भी कह रहे हैं, एक और भी बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, नालायक भी कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का जिक्र भी कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि पंजाब के गरीबों के साथ किसी ने और ऐसी दुश्मनी नहीं निभाई होगी जैसी मौजूदा जो पंजाब की हुकूमत है बकौल उनके निभा रही है। और साथ उन्होंने एक इश्तिहार शेयर किया हुआ है, ये सामने आप इश्तिहार देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि टीचर्स रिक्वायर्ड। अब ये पंजाब के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनके लिए टीचर्स रिक्वायर्ड है और वहां पे लिखा हुआ है कि जो तनख्वाह मिलेगी वो 20,000 रुपए महीना। 20,000 रुपए महीने पे जो टीचर आएगा वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, वो क्या नॉलेज देगा, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मैंने फिर इसको थोड़ा सा खुद भी सर्च किया तो हमें भी ये जो इश्तिहार है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ आगे पीछे वेबसाइट्स के ऊपर नजर आया और उसकी अगर आप तफसील पढ़ें इश्तिहार की तो उसमें लिखा हुआ है कि टीचर्स जो है वो 1 साल के लिए उनकी भर्ती होगी, शेल बी अपॉइंटेड प्योरली ऑन पार्ट टाइम, टाइम बाउंड, ऑनररी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये वो बेसिस हैं जिनके ऊपर उनको रखा जाएगा फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अप टू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। आई डोंट नो ये प्रोजेक्ट कितने अरसे का है, लेकिन इतनी सैलरी के ऊपर अगर कोई पार्ट टाइम या कोई भी आएगा, आप समझते हैं कि वो टीचर फिर इस काबिल होगा कि वो बच्चों को पढ़ा सकेगा। और इसमें जो टीचर्स की एज लिखी हुई है वो 20 से 55 साल। 20 से 55, आप 50 साल का टीचर जो है क्या वो 20,000 के रुपए के ऊपर वो पढ़ा सकेगा? तो मेरे ख्याल में इसी चीज की जाने मियां दाऊद साहब भी इशारा कर रहे हैं कि इस तरह के टीचर्स को रखना या इस सैलरी के ऊपर टीचर्स को रखना, ये तो पंजाब के साथ एक तरह से ज्यादती है। इस तरह के टीचर्स कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? पहले ही काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में एक बंदे ने टेलीफोन करके कहा कि उनके इलाके में जो स्कूल है जब से वो प्राइवेटाइज हुआ है वहां पे कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा। इसी तरह जो क्लिनिक्स जब से प्राइवेटाइज हुए हैं ऑब्वियसली वो हर महीने उनको पैसा मिल जाता है और उन्होंने फिर अपना पैसा बचाना भी है तो फिर वो पैसा बचाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। और हमने वो भी देखा कि एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि जनाब वो मैडम ने कहा है कि पंखा नहीं चलाना क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आता है और बच्चों की गर्मी से बुरी हालत हुई हुई है। तो ये वो सिचुएशन है जिसकी जानिब मियां दाऊद साहब इशारा कर रहे हैं और बड़े सख्त अल्फाज में हुकूमत पंजाब पे तनकीद भी कर रहे हैं। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं साहबजादा हामिद रजा साहब के अकाउंट से ट्वीट किया गया और ये साहबजादा साहब के जो फैमिली मेंबरान हैं, जो उनकी फैमिली है, उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज मैंने आपको खबर दी थी कि खान से मुलाकात नहीं होने दी गई, खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई और इसी तरह कोट लखपत से भी इसी तरह की खबरें आती रही। तो साहबजादा हामिद रजा साहब के जो भाई हैं उनको आप ये देख सकते हैं सामने तस्वीर के अंदर, और उस ट्वीट के अंदर लिखा गया है कि जी ईद उल अजहा के मौके पर साहबजादा हामिद रजा से जेल में मुलाकात के लिए साहबजादा हसन रजा और अहले खाना पहुंचे मगर जेल हुकाम ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। अहले खाना अफराद बड़ी देर इंतजार के बाद वापस रवाना हो गए। यानी वो काफी देर इंतजार करते रहे साहबजादा हामिद रजा साहब की फैमिली वाले, लेकिन ईद के दिन भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, जैसे खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। और इसी तरह की खबर आई कि जो कोट लखपत में कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान, उनकी भी फैमिली से मुबैना तौर पर मुलाकातें नहीं करवाई गई। वैसे गुज़िश्ता रोज कोई बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पटियाला जेल के बाहर पहुंची भी नहीं। सिर्फ जो उधर से हमने तस्वीर देखी, नादिया खटक साहिबा थी और साथ उनके एक और शख्सियत थी, 2 बंदे वहां पे थे जो पटियाला जेल पहुंचे, लेकिन ऑब्वियसली उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई और फैमिली भी कोशिश करती रही कि जी कोई मुलाकात की इजाजत मिले, लेकिन पहले ही बता दिया गया था कि छुट्टी का दिन है, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। वैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद यकजहती के लिए, सॉलिडारिटी के लिए जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, घंटा 2 घंटा शायद पटियाला जेल के बाहर जाए, कुछ देर खड़े हों, लेकिन कोई उस तरह नजर नहीं आया। अलबत्ता नादिया खटक जिसको वो धक्के मार के उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइड पे किया जा रहा था, वो वहां पे जरूर नजर आई और उन्होंने वहां से एक वीडियो वगैरह भी बनाई। मेरी कभी नादिया खटक से जिंदगी में कभी उस तरह मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई, ना ही मेरा कभी टेलीफोन पे उनसे बात हुई है। लेकिन एक चीज मानने वाली है कि कोई और पहुंचे ना पहुंचे, नादिया खटक जो है वो हर जगह पे पहुंची होती हैं। और उस दिन जिस तरीके से उनको धक्के मारे गए, जिस दिन वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और उसके बाद गालबन फिर हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब नादिया के घर भी गए और एक तरह से ये पैगाम दिया कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है जमात के लिए।
अच्छा, इस दफा जो हज हुआ है वो तोपों और दिफाई निजाम के साए में हुआ है। और ये खबर जो है ना कुछ दिन पहले से चल रही थी। पहले मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि हज होने वाला था, वो अच्छा नहीं लगता कि बंदा कोई इस तरह की बात करे कि उससे अफरा तफरी फैले। लेकिन इस चीज का खदशा बार बार जाहिर किया जा रहा था कि इस हज के मौके के ऊपर जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो सऊदी अरब के दुश्मन हैं, ऑब्वियसली जो सऊदी अरब के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो हर मुसलमान के दुश्मन है। सऊदी अरब का और हमारा जो एक रिलेशनशिप है वो बड़ा यूनिक रिलेशनशिप है। वो कभी भी, जिसे आप कह सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एक तो पता ही है, एक उसकी एक मजहबी कॉनोटेशन भी है, सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन वैसे भी जो हमारे उनसे दरीना ताल्लुकात हैं, बहुत सारी चीजों में सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और कभी वो जिक्र भी नहीं करते, हम भी जिक्र नहीं करते, लेकिन मुश्किल हालात में उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। तो बड़ा एक यूनिक रिलेशनशिप है। पर एनीवे, इस दफा सऊदी अरब के अंदर जो हज हुआ है वो त्यारा शिकन तोपों और दिफाई निजाम के साए में हुआ है। जी हाँ जी। और इस वक्त खदशा ये था कि वहां पे कुछ ऐसी हरकत हो सकती है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, इसराइल की जानिब से घटिया हरकत की जा सकती है कि जब इतनी बड़ी तादाद में वहां पे आजमीन हज आए हुए, अगर एक भी कोई ड्रोन आ जाए, कोई एक ऐसी चीज आ जाए, अफरा तफरी फैल जाए, लाखों लोग जो हैं वहां पे हैं, जब वहां पे भगदड़ मचेगी, लोग भागेंगे, उससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसका बहुत ज्यादा अंदेशा था और सऊदी अरब ने बड़ा भरपूर इंतजाम किया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो भी वहां पे स्टेशन है, पाकिस्तान के त्यारे भी वहां पे मौजूद हैं। और ये जो पाकिस्तान का उनके साथ एक दिफाई मुआहदा है, उसमें कहीं से भी हमला होगा सऊदी अरब के ऊपर तो यकीनन पाकिस्तान उसमें किरदार अदा करेगा। और सबसे बड़ा कल्प्रिट जो उस रीजन के अंदर है वो तो इसराइल ही है। और इसी वजह से पाकिस्तान के पहले ही त्यारे वगैरह वहां पे, आपको पता है कि काफी हफ्ते पहले ही वहां पे जा चुके हैं कि हज के मौके के ऊपर ये खदशा था कि कहीं पे इसराइल की जानिब से कोई शरारत ना की जाए। और बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं कि सऊदी अरब की वजारत दिफा ने एक वीडियो जारी की है जिसमें फिजा से होने वाले हमले रोकने का दिफाई निजाम दिखाया गया है। उसके पस मंजर में मस्जिद उल हराम के मीनार, मक्का का क्लॉक टावर और दीगर इमारतें नजर आती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सऊदी वजारत दिफा के सरकारी अकाउंट से ये वीडियो जो है जारी की गई है और इसमें जो है ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। बुनियादी मकसद यही है कि भाई हम तैयार हैं और पाकिस्तान, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के साथ उनका दिफाई मुआहदा भी है और कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के त्यारे भी वहां पे गए थे, जाके उन्होंने वहां पे लैंडिंग वगैरह भी की और गालबन शायद वो अभी भी वहां पे हैं, पाकिस्तान के फौजी भी वहां पे। तो इस दफा हज के मौके पे ये खदशा था कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी ख्वाहिश ये है कि ये मुसलमान ममालिक आपस में लड़ के तबाह हो जाए, ईरान सऊदी अरब के साथ लड़ता रहे, कतर किसी और के साथ लड़ता रहे, और वो जो खित्ते के अंदर कोशिश कर रहा है इसराइल, वो सबके सामने है। तो उसकी जानिब से खदशा था। और इस दफा जो हज है वो बड़ी एक यूनिक सूरत हाल में हुआ है। हाई अलर्ट था वहां पे कि किसी टाइम पे भी कोई ऐसी घटिया हरकत हो सकती है, लेकिन चले अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी हरकत नहीं हुई। लेकिन सऊदी अरब जो है उसने मुकम्मल तैयारी की हुई थी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो उसको कैसे काउंटर किया जाए, और इसी वजह से उन्होंने फिर उसकी एक वीडियो वगैरह भी जारी की और बीबीसी ने भी उसको रिपोर्ट किया। कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हज करने गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, वसीम अकरम साहब जो है वो बॉलिंग करा के शैतान को वो मारते रहे, पत्थर मारते रहे। कभी हम देखते हैं वहां पे कोई बाबा भाग के आता है तो पत्थर मारता है। वो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। एनीवे, ये सामने आप देख सकते हैं। इस पे आपकी क्या राय है वो आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब में इस दफा हज के लिए वसीम अकरम साहब भी मौजूद थे। उसके अलावा और भी मैंने देखी हैं सेलिब्रिटीज वगैरह वहां पे मौजूद हैं और वहां से बड़ी तस्वीर वगैरह भी आ रही हैं। तो इन सबको भी हज की सआदत नसीब हुई है, अच्छी बात है। इन सबको हज बहुत बहुत मुबारक हो ईद के साथ। अगली खबर जनाब, गुज़िश्ता रोज ईरान के सदर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बातचीत हुई और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हुई। ऑब्वियसली इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, अब कोशिशें की जा रही है कि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाए। कुछ उसकी तफसीलात सामने आई हैं, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि वो तफसीलात जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं वो हकायक के मुनाफी हैं। अभी कुछ भी उस तरह का डिसाइड नहीं हुआ। वैसे कल ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है वो वक्त गुजारने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसके पास मुआहदा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और जो मुआहदा होगा वो हमारी शराइत पे होगा। दोनों मुल्क जो है वो ये तासुर देना चाहते हैं कि भाई ये हमारी फतह है। ट्रंप ये भी कह रहा है कि जी मुझे मिड टर्म इलेक्शंस की कोई परवाह नहीं है, और ईरान ये कह रहा है कि जी हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। मसला ये है कि ये जो मुआहदा है ये दोनों के हक में है और पूरी दुनिया के हक में है और मुसलमान ममालिक के हक में भी है।
अब ईरान जितना मर्जी ब्रोवाडो का मुजाहरा करता रहे, ईरान जितना मर्जी कहता रहे कि जी ये है वो है, हकीकत ये है कि 40-50 साल से ईरान जो है वो इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है। एक तरह से एक पराया स्टेट वो बनी हुई है और रीजन के अंदर जो दीगर ममालिक हैं उनसे भी उसके ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। तो ये मुआहिदा उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। अगर उसके ऊपर से पाबंदियां वगैरह हट जाती हैं, पाबंदियों के होते हुए उसने इतनी ज्यादा चीजें अचीव की, अगर उसके ऊपर से पाबंदियां हट जाती हैं तो ईरान तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है और ये खदशा भी है बहुत सारे दीगर ममालिक के लिए। और एट द सेम टाइम जहां पे ये ईरान के लिए अपॉर्चुनिटी है, अमेरिका के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें इसी तरह जाते हैं तो ट्रंप को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ट्रंप ने कल बाकायदा तौर पर यह कहा कि मुझे मिड टर्म इलेक्शंस का कोई पार नहीं है, कोई मेरे सर के ऊपर वजन नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके सर के ऊपर उसका बहुत ज्यादा वजन है। और यही जमहूरियत की खूबसूरती है। आप जो मर्जी कर लें, जमहूरियत के अंदर इन बिल्ट मैकेनिज्म होता है अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए। पहले उसने जो मर्जी किया, अब उसको लाले पड़े में कि भाई आगे अवाम ने वोट देना है और इस जंग की वजह से अवाम मुझे वोट नहीं देंगे और हमें वोट आउट कर देंगे, हमारी वहां पे फिर अक्सरियत नहीं रहेगी कांग्रेस के अंदर, सेनेट के अंदर, तो ये बड़ा हमारा मसला बन जाएगा। तो यही बात है जो मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग कहते हैं जी अवाम की चॉइस समटाइम गलत भी हो सकती है। बेशक जितनी मर्जी गलत हो अवाम की चॉइस, वही अवाम जो है आगे जाके उसको रेक्टिफाई भी कर सकती है। लेकिन जब आप किसी को चॉइस ही ना दें, वो वोट किसी और को दें, आप जनाब वोट किसी और को निकाल दें, तो वहां से असल मसला बनता है, वहां से असल इशू बनता है। वो असल इशू है जमहूरियत, और किसी की पॉपुलैरिटी और वोट कभी भी मसला नहीं होता। ये तो मैकेनिज्म है चीजों को दुरुस्त करने का। हाँ, इसमें कोताहियां जरूर होती हैं, इसमें मसाइल जरूर होते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके अंदर इनबिल्ट इनहेरेंट एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो चीजों को दुरुस्त करने की सलाहियत रखता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।